देखिए, आज का ये विषय है, एक शब्द आप सुन रहे हैं पिछले एक साल से, गौ आधारित भारतीय कृषि पद्धति। विषय समझना, गौ आधारित भारतीय कृषि पद्धति। कल परसों मैंने बताया आपको भारतीय कृषि पद्धति, प्राकृतिक कृषि। अब इस शब्द में क्या जुड़ा है? गौ आधारित भारतीय कृषि पद्धति। और इस गौ आधारित भारतीय कृषि पद्धति में आपने ये 3 नाम सुने होंगे, बीजामृत, घनजीवामृत और जीवामृत। ये पूरा खेल है भूमि के लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं के संवर्धन का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी कृषि योग्य भूमियों में नाना प्रकार के लाभदायक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और सॉइल के बनने में, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ाने में वो नाना प्रकार से मदद करते हैं। पिछले रासायनिक कृषि के युग में जाने अनजाने जो हम सभी ने मिल कर के फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए या फसल सुरक्षा, फसलों को कीट व्याधि से बचाने के लिए फसल सुरक्षा के नाम पर जो रसायन हम लोगों ने उस ज़मीन में डाले, उसके कारण उस ज़मीन के लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो गए। कहानी इतनी है। आज के 50 साल पहले जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत की कोई ज़रूरत नहीं थी। जीवाणुओं के नष्ट होने की 2 घटनाएं हैं, 2 कारण हैं। खेत की मेड़ के पेड़ काट देने से, जब खेत नंगा होता है तो अप्रैल, मई, जून की गर्मी से जीवाणु मरते हैं। जैसा कि सब लोग साइंस के स्टूडेंट हैं कि सूक्ष्म जीवाणुओं 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सूक्ष्म जीवाणु नष्ट होने लगते हैं। और वर्तमान में जो नंगी ज़मीनें हैं उनमें सॉइल टेम्परेचर अगर मई जून में थर्मामीटर लेके नाप लेंगे तो सॉइल टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है, दूसरा कारण। तो एक तो टेम्परेचर के कारण जो है सूक्ष्म जीवाणुओं की क्षति होती है। दूसरा, जब हम किसी सॉइल में दीमक को मारने के लिए क्लोरोपाइरीफास, फ्यूराडान, थिमेटेंजी, फोरेटेंजी ऐसे रसायन डालते हैं तो जमीन के लाभदायक जीव और सूक्ष्म जीव सब नष्ट हो जाते हैं। जिस जमीन में लाभदायक सूक्ष्म जीव नष्ट हो गए और वहाँ हमने फसलों का कुछ रेजिड्यू छोड़ दिया, वो रेजिड्यू टिलिज के दरमियान इधर उधर हो जाते हैं, नज़रों से ओझल हो जाते हैं, बट वो डिकम्पोज नहीं होते। इसीलिए आपको पता है कि 1960 के दशक में हमारे देश की भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.52% थी, जो आज घट करके 0.30% रह गई। तो जीवांश कार्बन की घटती निरंतर मात्रा से भूमि की फर्टिलिटी कमज़ोर हुई तो फसलों को बोने में फिर रसायन देते हैं। जब रसायन देते हैं तो संतुलित पोषक तत्वों का इम्बैलेंस होता है। जैसे पिछले 25-30 सालों में हम लोग कहते रहे संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, और उसमें 3 बातों का कि नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास का रेशियो ये होना चाहिए। बट उसके साथ जो सूक्ष्म और द्वितीयक पोषक तत्व थे उनके बारे में मैंने संज्ञान नहीं लिया। तो कहते तो रहे संतुलित पोषक तत्व, और ज़मीन में क्या हुआ, पोषक तत्वों के बीच असंतुलन हुआ। उस असंतुलन के कारण फसलों में बीमारियां बढ़ी। जब बीमारियां बढ़ी तो मैंने पेस्टिसाइड का प्रयोग और किया, इंसेक्ट भी बढ़े और बीमारियां भी बढ़ी। ये जो रासायनिक कृषि थी, इसके कुछ दुष्परिणाम 2000 दशक के आसपास हम लोगों ने स्पष्ट दिखाई दिए कि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो रही है, खाद्यान्न में स्वाद की कमी हो रही है, खाद्यान्न में हैवी मेटल्स आ रहे हैं, मनुष्य बीमार हो रहा है, अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है। इन सब बातों को, एक और बात है कि इससे किसान की जो फसल उत्पादन की लागत थी वो भी बढ़ रही है। तो किसान को लागत और आमदनी के बीच का जो अनुपात था वो कम हो गया।
100 रुपया लगा करके जब वो 500 रुपया पैदा करता था, तो आज वो 400 रुपया लगा करके 700 पैदा करता है। यानी पहले 100 लगा के अगर 500 पैदा करता तो 400 रुपये का मुनाफा था, आज वो 400 रुपया लगा के 700 पैदा करता तो 300 रुपये का मुनाफा। लागत बढ़ी, मुनाफा घटा। तो इन सब बातों को कि देश की भूमियों की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़े, बायोडाइवर्सिटी कैसे अच्छी हो, मनुष्य का स्वास्थ्य कैसे हो, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कैसे घटे, और अंततोगत्वा किसान की आमदनी में वृद्धि कैसे हो, तो इस बात को लेकर के ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के अंतर्गत गौ आधारित ये 3-4 चीज़ें बना करके हम खेती में प्रयोग करते हैं। हालांकि ये प्राकृतिक कृषि नहीं है। फिर मैं बताऊंगा, मैं हर वीडियो में कहता हूं, अगर कोई कहे ये प्राकृतिक कृषि है तो ये प्राकृतिक कृषि नहीं है, ये प्राकृतिक कृषि का एक भाग है। प्राकृतिक कृषि के बारे में जैसा मैंने पहले बताया कि खेत की मेड़ होगी, मेड़ पर पेड़ होंगे और बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी, जलाशय अच्छे होंगे और फसल बोने का तरीका बहुत अच्छा होगा। जैसे क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं, आज का क्रॉप रोटेशन कोई फॉलो नहीं करता। मिश्रित खेती बंद, मोनोकल्चर शुरू, धान गेहूँ धान गेहूँ धान गेहूँ, आलू गन्ना आलू गन्ना आलू गन्ना। प्राकृतिक कृषि कहती है कि प्रकृति की व्यवस्था का अध्ययन करिए, प्रकृति की व्यवस्था में अगर कहीं कोई खामी आ गई तो उसको ठीक करिए और प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिल करके जीना सीखिए। ये प्राकृतिक कृषि है। लेकिन ये जो गौ आधारित प्राकृतिक कृषि है, ये प्राकृतिक कृषि का एक भाग है और ये इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसा मैंने बताया कि भूमि के लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु दूषित कृषि क्रियाओं के कारण नष्ट हो गए। तो भूमि के लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु अगर नष्ट हो गए हैं, मैं ये मानता हूँ, तो इनकी फिर से ज़मीन में पुनर्स्थापना करनी है, क्योंकि ये बेस है। प्राकृतिक कृषि में फर्टाइल सॉइल एक बेस है और सॉइल की फर्टिलिटी तब तक नहीं बढ़ेगी जब ज़मीन में बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वापस ना जाएं। तो ये जो बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत का विज्ञान है, ये विज्ञान है कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की पुनर्स्थापना खेत में करनी है। देखिए इसमें क्या करते हैं, एक बिल्कुल सरल विज्ञान है। हम सबसे निवेदन करेंगे वो रटी रटाई भाषा ना करें कि किसी ने पूछा बीजामृत में कितना पेशाब, गौमूत्र, बीजामृत में साहब 20 लीटर, हाँ वेरी गुड। किसी ने कहा नहीं 10 लीटर। अच्छा गोबर बताइए, गोबर साहब शायद 15 किलो था। नो, ये रटंत विद्या कुछ नहीं, रटने की चीज़ नहीं है, विषय समझने का है। समझने का क्या है, ये गाय का गोबर है। ये बताया जाता है कि जीवाणु, लाभदायक जीवाणु गाय के पेट में भी हैं जो गोबर से बाहर आते हैं। कुछ ऐसे बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं जो गाय के गोबर में हैं। हमारे बहुत सारे मित्र कहते हैं, कई बार शंका होती है कि साहब भैंस का गोबर नहीं चलेगा। भैंस का गोबर कोई पाप नहीं है, लेकिन जब हम जीवाणुओं का संवर्धन कर रहे हैं तो सिलेक्टेड चीज़ों का लेंगे, जहाँ पर हमको सुनिश्चित हैं कि इसमें अधिक संख्या में बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं। तो उस लिहाज से गौ के गोबर में बेनिफिशियल माइक्रोब की संख्या ज़्यादा है और माइक्रोब्स की प्रजातियाँ भी ज़्यादा हैं। भैंस में भी हैं बट ये ज़्यादा अच्छा है, तो अच्छे की बात करते हैं। तो इसलिए हम गाय का गोबर नंबर 1 है। दूसरा गौमूत्र, ये गौमूत्र है। अब ये गाय का गोबर है और गौमूत्र है और फिर है किसी अच्छे जंगल की, किसी अच्छे संपन्न बरगद, पीपल, पाकड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी, जहां आप मान लेते हैं कि इस मिट्टी में माइक्रोब्स होंगे। जैसे किसी ने कह दिया बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, और जून में खरीफ के लिए आप जीवामृत बनाना चाहते हैं। अब बरगद के पीछे की ऊपर की मिट्टी गए, ऐसे ऐसे ले आए, ड्राई मिट्टी थी, उसमें मॉइस्चर था ही नहीं, तो उसमें माइक्रोब्स भी नहीं है। मिट्टी कब कलेक्ट की जानी है, किस पेड़ की जानी है, वो पेड़ कहाँ पर खड़ा हो, आपका अंतरात्मा गवारा दे रही है कि हाँ यस ये पेड़ बहुत अच्छा है, यहाँ की मिट्टी सूट करेगी वहाँ के पेड़ के नीचे की मिट्टी।
अब गाय के गोबर में भी सूक्ष्म जीवाणु हैं, इस मिट्टी में भी सूक्ष्म जीवाणु हैं। ये गोबर मैंने इस ड्रम में डाल दिया, हालांकि आपको दिखाने के लिए 25 लीटर का ड्रम है, हम 200 लीटर का ड्रम लेंगे। ये मिट्टी भी इस ड्रम में डाल दी, ये गोबर भी इस ड्रम में डाल दिया और इसको घोल दिया, मिला दिया। अब आप कहेंगे ये साहब इतना तो ठीक है, लेकिन ये आटा और गुड़ का क्या मतलब है? ये बैक्टीरिया बरगद के पेड़ के नीचे था, अब आपने इसको 200 लीटर ड्रम में डाला है। अब ये सरवाइव कैसे करेगा? चूंकि यहां पर हमको माइक्रोब्स का मल्टीप्लिकेशन कराना है, उनको मल्टीप्लाई कराना है, तो उसके लिए हमको इनको भोजन देना पड़ेगा। तो ये गुड़ उसका भोजन है, ये आटा उसका भोजन है, और ये चूना कैल्शियम। बहुत सारे माइक्रोब्स कैल्शियम पर डिपेंड हैं, उनका लाइफ साइकिल कैल्शियम पर है, इसलिए मैं उसको चूना देता हूँ। ये पांचों चीज़ें इस ड्रम में घोल दी। अब एक और बात बताऊंगा आपको, इतना तो समझ गए। गोबर, अगर किसी ने कहा है कि जीवामृत में गोबर की मात्रा 20 किलो होनी चाहिए, आपको 20 किलो नहीं मिला, चूंकि गाय नहीं, आपके पास 8 किलो मिला, तो आप मायूस मत होइए, 8 किलो ही डाल दीजिए। करना क्या है कि इसके जो माइक्रोब्स से 20 किलो में हमको एक्स क्वांटिटी में माइक्रोब्स मिलेंगे, चूंकि ये मात्रा कम है तो माइक्रोब्स की संख्या कम है, तो हम इसको टाइम थोड़ा ज़्यादा दे देंगे। सिंपल बात, जैसे अभी कहते हैं 48 घंटे में बन जाएगा, कोई बात नहीं, मैं इसको 92 घंटा रख लूँगा, मिट्टी कम है, कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर के गोबर में बैक्टीरिया है, मिट्टी में बैक्टीरिया है लाभदायक, तो इनका प्रोपोगेशन कर रहा हूं इस ड्रम में। चूना डाला, गुड़ डाला, आटा डाला, और डाल करके मैंने इसको हिलाया। अब आप पहले बीजामृत बना रहे हैं, बीज शोधन करेंगे। देखिए, बीजामृत बनाएं, घन जीवामृत बनाएं, जीवामृत बनाएं, क्रियाएं यही है। मटेरियल की क्वांटिटी बदल रही है। घन जीवामृत में इसको लिक्विड नहीं होगा, सॉलिड होगा, तो उसमें क्या करेंगे, यही मटेरियल एक ही है, जीवाणु संवर्धन हो गया, उसी से हम बीज शोधन करेंगे। और जब घन जीवामृत होगा तो इसी का लिक्विड लेंगे, थोड़े से 2 कुंटल अलग गोबर में मिलाएंगे, घन बना लेंगे, घन माने सॉलिड, और जो बचेगा वो बीजामृत, तो हमारा जीवामृत तो है ही है। तो एक ही विधा है, ये जो मटेरियल बना है इसी को जीवामृत बीजामृत के रूप में यूज करना है, इसी को घन जीवामृत के रूप में यूज करना है, और इसी को जीवामृत के रूप में यूज करना। अगर हमने एक बार मिट्टी में कायदे से ये माइक्रोब्स पहुंचा दिए, एक बार कायदे से, तो जैसे अभी आप सुनते हैं कि पहले घन जीवामृत डालेंगे, फिर पहली सिंचाई में फिर ये एक 200 लीटर का ड्रम फैलाएंगे, फिर तीसरी सिंचाई में डालेंगे, फिर कोई कहता है इसको स्प्रे भी करो। इतना नौटंकी क्यों? इस विज्ञान को समझिए कि अगर सॉइल में वन टाइम मैंने कायदे से लाभदायक माइक्रोब्स इनोकुलेट कर दिए हैं, तो बार बार की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अब आप इसको घन जीवामृत, जैसे गांव होता है, किसान का गांव है, गांव से खेत 2 किलोमीटर दूर है, 5 एकड़ खेत है, 5 एकड़ के लिए उसने जीवामृत बनाया है, तो लिक्विड फार्म में वहाँ कैसे ले जाएगा? जिसका घर नज़दीक है वो लिक्विड फार्म में बनाए, लिक्विड फार्म में यूज करे, और जिसका घर दूर है वो इसको सॉलिड फार्म में कन्वर्ट करे, बैलगाड़ी में, ट्रैक्टर में ला दे और उसमें ले जाए। ठीक है ना? तो ये जीवामृत और घन जीवामृत या बीजामृत का लिक्विड बन गया। अब देखिए, ये कलर, अभी इसका और कलर होगा, और डार्क पीला होगा। ऐसा कलर मिनिमम आना चाहिए। अगर ऐसा कलर नहीं आया, पानी पानी जैसा गंदा गंदा है, 48 घंटे के बाद आपने कहा बस ठीक है बन गया, और आपने उससे घन जीवामृत बना करके खेत में डाला है, तो अभी माइक्रोब्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। कई बार आप देश में अगल बगल देखिए, जो जीवामृत की पालेकर जी की ये बात बनाते हैं 48 घंटा 72 घंटा, कई बार आपको किसान ये कहते मिल जाएंगे कि साहब इससे पैदावार घटती है। क्यों भाई, क्यों घटती है?
बोले आधी हो जाती है। तो अगर इससे पैदावार आधी होती है तो मेरी बात कोई किसान नहीं मानेगा। आपको सुनिश्चित करना होगा, उससे कहेंगे पैदावार बिल्कुल नहीं घटती, और घटती तो उतनी घटती है जितना तुमने डीएपी बचा ली है, तब तो मानेगा। अगर 20 कुंटल गेहूं पैदा करता है और हम कहेंगे 12 कुंटल पैदा होगा, तो लाख अच्छी विधि है, लेकिन वो नहीं मानने वाला। तो आपके मन में भी डाउट है पहले से, तो जब मेरे मन में डाउट है तो उस किसान का डाउट कैसे दूर करेंगे। तो मैंने फिर बताया कि मैं इस विज्ञान पर पिछले 13 सालों से अध्ययन कर रहा हूं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इससे पैदावार नहीं घटती। अगर इस विषय को समझ के साथ किया जाए तो पैदावार 5-10% बढ़ती है, भोजन का स्वाद सुधरता है, केमिकल बचते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी वैल्यू भी बढ़ती है। तो आप समझ रहे हैं कि ये टंकी, इसको हिलाने की जो बात है, इससे वायु संचार हो जाएगा। जो नीचे चीज़ें पड़ी हैं ऊपर आ जाएंगी, सस्पेंशन में घुल जाएंगे, बैक्टीरिया को थोड़ा सांस मिल जाएगी, और ऐसे ऐसे करके ऑक्सीजन का। इसलिए इसको पर डे दिन में एक बार 2-3 मिनट के लिए घुमाना है। और हम क्रॉप कब बो रहे हैं, हमें जुताई कब करनी है। जैसे मान लो अब गेहूं की फसल आ रही है, हमें मालूम है कि मुझे गेहूं 20 नवंबर को बोना है, तो इस जीवामृत बनाने की कहानी कब शुरू करेंगे। अगर घिसी पिटाई पद्धति पे आएंगे तो बोले 20 नवंबर को गेहूं बोना है, हम 17 नवंबर को ये बनाएंगे, तो बस 48 घंटे में कहा गया है, 72 घंटे में तो बन जाएगा। फिर बता रहा हूँ, फिर आपका नहीं बनेगा। एक माइक्रोब्स किसी प्रजाति का, ट्राइकोडर्मा है, ब्यूवेरिया है, माइकोराजा है, जेटोबैक्टर है, सिटोबैक्टर है, कोई भी है, उसका सेल डिवीजन कितनी देर में होता है। किसी का 8 घंटे में होता है, किसी का 12 घंटे में होता है, किसी का 24 घंटे में होता है, यानी एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होना। मान लीजिए कि 5 अरब बैक्टीरिया थे, 5 खरब बैक्टीरिया थे, तो 48 घंटे में कितने होंगे, 15 खरब होंगे, 20 खरब होंगे। हमको तो 1 ग्राम मिट्टी में लाखों चाहिए ना, कहां थे। तो इसलिए ये जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत मैच्योर हुआ कि नहीं, और ये आप उंगली से डालिए और सूंघिए, तीक्ष्ण गंध आए, बहुत तेज गंध आए, तो आप समझिए ठीक है। दूसरा, ये कलर अभी पूरा नहीं आया है, क्योंकि इसको देखिए आप 9 दिन हुआ, हम जो इसको बना रहे हैं 9 दिन में कलर ही आया है, और मैं कह रहा हूं अभी और डार्क होगा, तो कितना समय लगेगा, अभी 20 दिन और लगेगा। अब जैसे 200 लीटर का ड्रम है, आपने 1 किलो आटा डाला है और 1 किलो गुड़ डाला है, वहाँ तो 48 घंटे में मैच्योर हो रहा था, हम तो कह रहे हैं 20 दिन चलाइए इसको, और आपने इतना ही डाला था तो भी नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो 1 किलो गुड़ और 1 किलो आटा था, जब बैक्टीरिया प्रोपोगेट होना शुरू हुआ, बैक्टीरिया, हमें नहीं पता है कि वो 48 घंटे में, 72 घंटे में, 3 दिन में इस गुड़ को, इस भोजन, इस आटे को खा गया। अब उसका वहाँ कोई फूड मटेरियल नहीं है, अब कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो हमको फिर अगेन 2 किलो गुड़ और 2 किलो आटा फिर डाल देना। जैसे समय बीतता रहे और आप देखिए कलर नहीं आ रहा है, समय और लेना है, तो इसको फूड मटेरियल फिर चाहिए। तो आपको 1 किलो गुड़ और 1 किलो आटा से नहीं बनता। इस 200 लीटर के ड्रम को फुल मैच्योर करने के लिए मिनिमम से मिनिमम 8 किलो गुड़ और 8 किलो आटे की जरूरत है, और 20 दिन 25 दिन का टाइम लगेगा। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो आप समझिए कि अब हमारे ज़मीन में लाभदायक शुभ जीवाणु का संवर्धन हो गया। अगेन फिर ध्यान क्या रखना है, किसान ने आपकी बात मान ली, कर दिया, लेकिन उसके खेत में दीमक आ गई। अब वो आपसे नहीं मिला, आप पेस्टिसाइड की दुकान में गया, बाबूजी मेरे तो खेत में दीमक आ गई है ना, दीमक का तो इलाज करना पड़ेगा, और उसने 3 लीटर क्लोरोपाइरीफास पकड़ा दिया। अब ये क्या करेगा जीवामृत। ये जो जीवाणु आपने खेत में पहुंचाए थे और पहुंचाने के बाद आपने क्लोरोपाइरीफास डाल दिया, तो खत्म हो गई कहानी। तो किसान को बताना है कि जब हमने तय कर लिया कि अपनी ज़मीन में सूक्ष्म जीवाणुओं का संवर्धन करना है, तो जीवामृत, घन जीवामृत प्रयोग करने के बाद फिर सुनिश्चित करना है कि हम कोई भी खतरनाक पेस्टिसाइड खेत में नहीं डालेंगे। और अगर हमने जीवामृत डाला और पेस्टिसाइड डाला, वही किसान कहता है साहब पैदावार तो मेरी बढ़ी नहीं, पैदावार तो मेरी घट गई। मेरा अपना तजुर्बा है
कि इससे पैदावार नहीं घटती, लेकिन हाँ एक ध्यान रखना, ऑल ऑफ सडन किसी किसान को आप कहते हैं कि इससे यूरिया डीएपी सब बंद कर दो, ये गलती कभी मत करना। डीएपी बंद कर दे, पोटास बंद कर दे, जिंक बंद कर दे, सब चलेगा, लेकिन अगर सॉइल में 0.2% ऑर्गेनिक कार्बन है और आप गेहूं बो रहे हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन तो चाहिए, नाइट्रोजन तो खेत में है नहीं, इसलिए उसको कहिए कि चलिए जीवामृत डाला है, बीजामृत डाला है, घन जीवामृत डाला है, आप इस बार ऐसा करिए कि डीएपी पोटास सब बंद कर दीजिए, लेकिन यूरिया अगर 50 किलो डालते थे तो 35 किलो यूरिया डालिए। नेक्स्ट क्रॉप धान की आएगी तब कहिए अब 25 किलो डालिए, नेक्स्ट क्रॉप फिर जब आएगी तो कहिए 12 किलो डालिए, और फिर जब चौथी क्रॉप आएगी तो कह दीजिए छोड़ दीजिए। और चौथी क्रॉप में आप जब ये शुरू करेंगे तो मिट्टी की जांच करा लेंगे खेत की, अगर किसी ज़मीन में जीवांश कार्बन 0.2 था, 4 सीजन गुजर जाने दीजिए और आप जीवामृत प्रयोग करते रहिए, जीवांश कार्बन 2 गुना यानी 0.4% होना 2 साल के अंदर। तो जैसे जीवांश कार्बन बढ़ेगा वैसे नाइट्रोजन की खपत खेत में उपलब्ध होगी और यूरिया की जरूरत कम हो जाएगी। समझ में आया? कोई संदेह आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार।